वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अक्ष गुरुकुल। तो आइए आज हम अपनी जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की जो यूनिट सेकंड है उसको हम पूरा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सेकंड यूनिट में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है समाजीकरण और शिक्षा। तो सबसे पहले ना हम ये समझते हैं कि समाजीकरण क्या है। ठीक है, समाजीकरण का शाब्दिक अर्थ है समाज में रहने की प्रक्रिया या समाज के साथ जुड़ने की प्रक्रिया। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है समाज और दूसरा है करण। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि समाज का मतलब क्या होता है। समाज एक समूह या समुदाय जो एक साथ रहता है और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। तो समाज का मतलब क्या हो गया कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं या फिर एक समुदाय में जितने भी लोग रहते हैं या फिर जो लोगों का समुदाय होता है वही समाज कहलाता है। अब दूसरा शब्द था हमारा करण। अब हम करण का अर्थ देखते हैं। करण एक प्रक्रिया या क्रिया जो किसी चीज़ को बनाने या बदलने के लिए की जाती है। देखो, दोनों शब्दों से हमें क्या पता चलता है। समाज का मतलब तो हो गया समुदाय और करण का मतलब हो गया बनाने या बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, तो समाजीकरण का ये अर्थ हो गया कि समाज के जो भी नियम कायदे कानून होते हैं उनको बदलना, उनको सीखना, यही हमारा समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार समाजीकरण का शाब्दिक अर्थ है एक प्रक्रिया जो व्यक्ति को समाज में रहने और समाज के साथ जुड़ने के लिए तैयार करती है। ये हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है या यही समाजीकरण होता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को समाज के नियमों, मूल्यों और संस्कृति को सीखने और अपनाने में मदद करती है। ठीक है, जिससे वह समाज में एक उपयोगी और सम्मानित सदस्य बन सके। ठीक है, मतलब समाजीकरण का अर्थ यही हो गया कि समाज के नियम कायदे कानून मूल्यों संस्कृतियों को अपनाना ही समाजीकरण कहलाता है या समाज में अपने आप को ढालना ही समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने जंगल बुक एक मूवी थी वो देखी होगी। उसमें जो मोगली था उसको जो बचपन से परिवेश मिला था वो जंगल का परिवेश मिला था। ठीक है, तो जैसे जंगल में लोग रहते थे उसने अपने आप को उसी प्रकार ढाला। उसने जंगल में जो खाना मिलता था उसको खाना सीखा। उनने जानवरों की तरह व्यवहार करना सीखा। ठीक है, मतलब जो जानवरों की क्रियाएं होती थी उन्होंने उसको अपनाया। तो इससे पता चलता है कि अगर एक मनुष्य को जैसा पर्यावरण या फिर जैसा समावेश मिलेगा वैसे ही उसके अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, वैसे ही वो उन गुणों को आत्मसात करेगा, नियमों को आत्मसात करेगा। समाजीकरण का अर्थ समाज में रहने की प्रक्रिया होती है। समाजीकरण समाज के साथ जुड़ने की प्रक्रिया होती है। समाजीकरण समाज के नियमों और मूल्यों को सीखने और अपनाने की प्रक्रिया होती है समाजीकरण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समाजीकरण की विशेषता क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमारी विशेषता आती है समाजीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था द जंगल बुक के मोगली का। ठीक है, अगर वो मोगली शुरू से ही जंगल के परिवेश में रह रहा है, उसने जंगलों के नियमों को, जंगल में किस प्रकार रहा जाता है उन सबको सीख लिया, उसने जंगल के हिसाब से अपना समाजीकरण कर लिया। लेकिन अगर उस मोगली को हम अपने रहायशी इलाके में लेकर आए तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ना, कम से कम कुछ समय बाद उसके अंदर ना, जैसे हम आम लोग रहते हैं वैसे ही उसके अंदर भी बदलाव आने लगेंगे। वो भी अपने जंगल के परिवेश के वातावरण को छोड़कर हमारा जो शहरी इलाका है उसके परिवेश को भी अपनाने लगेगा। मतलब इससे ये पता चलता है कि एक व्यक्ति में समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो गतिशील होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया मतलब समाजीकरण में जो मूल्य होते हैं वो बदले जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब जो एक बच्चा होता है जब वो जन्म लेके अपने परिवार में आता है ना, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जब तक वो बुजुर्ग होता जाता है, तो वो बच्चा ना कुछ हर समय सीखता ही रहता है। जब वो बच्चा होता है तो वो अपने आसपास के वातावरण को देखता है। ठीक है, महसूस करता है और अपने जो परिवारजन होते हैं उनकी नकल करता है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है विद्यालय जाता है, समाज से कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे जैसे वो और बड़ा होता जाता है व्यापार करने लगता है। फिर जब वो वृद्ध होता जाता है तब भी वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ना वो हमेशा चलने वाली है, आजीवन चलने वाली है, जन्म से लेके मृत्यु तक। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा समाजीकरण सम्मान की संस्कृति विरासत को आत्मसात करना है। ठीक है, मतलब जैसे अगर एक बालक समाज में आता है, परिवेश करता है। ठीक है, समाज में जो भी रीति रिवाज अपनाए जाते हैं, जैसा भी लोग एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार
बच्चा देखता है और उन्हीं को सीखता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो समाज में संस्कृतियाँ चल रही हैं, जो भी नियम, कायदे, कानून, रीति-रिवाज, पहनावा, भोजन, ये सब जो चल रहा है समाज के अंदर, वो बच्चा अपनाता है, तो वो उसी संस्कृति को ही अपनाता है, जिससे पता चलता है कि समाज की जो संस्कृति होती है उसको बच्चा आत्मसात करता है, ठीक है? 4th पॉइंट आता है हमारा समाजीकरण, व्यक्ति को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है? अब एक बालक है, जब वो पैदा होकर अपने परिवार में आता है, उसको ये तो पता नहीं होता कि कैसे रहना होता है, कि कैसे किससे बात करनी होती है, उसके बात करने का व्यवहार, ये सब तो पहले से उसको पता नहीं होता। लेकिन जब वो समाज में आता है, अपने परिवार में आता है, जब अपने आस-पड़ोस में जाता है, तो वो देखता है कि जो उसके घर के लोग हैं और जो आस-पास के लोग हैं, वो कैसे एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे ये पता चलता है कि समाजीकरण जो होती है ना, वो एक बंदे को, एक बच्चे को सामाजिक प्राणी, मतलब समाज में कैसे व्यवहार करते हैं, ये भी सिखाती है समाजीकरण की प्रक्रिया। जो हमारा 5th पॉइंट है, समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण की एक प्रक्रिया में एक जैविक प्राणी समाज में सीखता है, ठीक है? मतलब जो बच्चा होता है, वो पहले तो जैविक प्राणी होता है, मतलब उसको पहले कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो धीरे-धीरे जब सीखता है, तो वो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। सामाजिक प्राणी का अर्थ है कि समाज में रहने लायक, ठीक है? समाज के नियमों, कायदे, कानूनों को मानने वाला समाजीकरण, सामाजिक प्राणी बन जाता है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि समाजीकरण के ना प्रकार क्या-क्या हो सकते हैं, फिर कारक क्या-क्या हो सकते हैं। तो समाजीकरण के कारक वह कारक होते हैं, जिनकी सहायता से समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है या समाजीकरण में सहायता मिलती है, ठीक है? ये कारक ऐसे कारक होते हैं, जो समाजीकरण करने में हमें काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्राथमिक कारक। प्राथमिक कारक और द्वितीय कारक, इसमें 2 कारक होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कारक में तो परिवार वो घर आ जाता है, ठीक है? जैसे एक बच्चा जन्म लेकर सबसे पहले परिवार में प्रवेश करता है, तो वो उसकी प्राथमिक कारक हो जाती है। द्वितीय कारक वो होते हैं जब वो परिवार के अलावा समाज, समुदाय, आस-पड़ोस में जाता है, ठीक है? सामाजिक वातावरण में जाता है, तो वो उसके द्वितीय कारक हो जाते हैं, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, समाजीकरण के विकास में कारकों की भूमिका। अब हमने जितने भी ये प्राथमिक और द्वितीय कारक पढ़े ना, अब हम इनकी भूमिका देखते हैं कि ये कैसे-कैसे एक बालक के समाजीकरण में मदद करते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले बालक के समाजीकरण में उसके घर की भूमिका। बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसके घर परिवार का होता है, क्योंकि बालक उस समाज विशेष की प्रकृति, संस्कृति, परंपराओं, विश्वासों, मान्यताओं, रीति रिवाजों को आत्मसात करने की प्रक्रिया बालक के घर से ही प्रारंभ होती है। मतलब बालक जब छोटा होता है ना, तो उसमें एक गुण होता है कि वो ना दूसरों की नकल करके सीखता है। अब जब उसके परिवार प्रवेश में वो जब देखता है कि उसके माता-पिता कैसे रीति-रिवाज, कैसे नियम, कायदे, कानून, या फिर जो घर की जो प्रथा है, जो उसकी संस्कृति है, जब वो उन सबको देखता है ना, तो वो उन सबको भी सीखता है, ठीक है? दूसरा हमारा पॉइंट है बालक के समाजीकरण में परिवार की भूमिका। अब परिवार में सिर्फ माता-पिता तो होते नहीं हैं। परिवार में जब अगर एक जॉइंट फैमिली होती है, तो उसमें दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, ये सब परिवार के सदस्य होते हैं। तो उनकी भी एक अहम भूमिका होती है बच्चे के समाजीकरण में। क्यों? क्योंकि सिर्फ बालक माता-पिता के पास तो रहेगा ही नहीं, वो अपने परिवार के हर सदस्य के पास रहेगा। तो परिवार के हर सदस्य की अपनी एक भूमिका होती है कि उसके अंदर ना, बालक के अंदर शांति, प्रेम भावना, ये सब विकसित करे और इनके बारे में एक बालक को बताए, ठीक है? तो अगर वो ऐसा करते तो बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है, ये उसमें सहायता मिलती है। थर्ड पॉइंट है हमारा बालक के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका। अब एक बालक ताउम्र तो परिवार में नहीं रह सकता, वो उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में तो जाना पड़ता है। तो विद्यालय बालक की द्वितीयक संस्थानों में गिनी जाती है, ठीक है? जैसा भी हमने ऊपर सीखा। परंतु विद्यालय भी बालक के समाजीकरण में अहम भूमिका निभाती है। बालक के विद्यालय में शैक्षिक वातावरण, शिक्षकों का दृष्टिकोण व व्यवहार अच्छा होगा, तो बालक भी सकारात्मक तरीके से समाजीकरण की अपनी प्रक्रिया को पूरा करेगा। परंतु विद्यालय का शैक्षिक वातावरण सही नहीं होगा, बालक आपस में अभद्र भाषा जैसे गाली-गलौज का प्रयोग करेंगे, तो बालक के समाजीकरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि जैसा बच्चे को परिवेश दोगे ना, बालक वैसा ही सीखेगा।
आप उसके सामने शांति, प्रेम भावना, सहयोग भावना, ये सब अगर आप गुण उसको दिखा रहे हो, उसको बता रहे हो उसके बारे में, तो वो ये सब सीखेगा। लेकिन अगर उसको ऐसा वातावरण दिया जाएगा जहाँ पे बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, माता पिता ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो वो भी उसमें ना फिर क्रोध भावना का विकास होगा। तो बालक के समाजीकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, बालक के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका। अब समुदाय क्या होता है? समुदाय परिवार के अलावा और विद्यालय से पहले जो भी बालक को मिलता है वो समुदाय कहलाता है। समुदाय शब्द संस्कृत भाषा के सम उपसर्ग पूर्वक उद धातु से बना है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ पर सब परस्पर मिलकर प्रेम भाव से एक दूसरे की उन्नति हेतु प्रयत्नशील होते हैं या रहते हैं। समुदाय का वातावरण परस्पर प्रेम भाव, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील, सद्भाव गुण और सामंजस्यपूर्ण होता है। तो यह वातावरण बालक के अप्रत्यक्ष रूप से समाजीकरण गुणों का विकास करता है। अगर बालक का समुदाय जो भी उसका आस पड़ोस है उसमें लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, लोग एक दूसरे से जलते हैं, तो वो उसके अंदर भी ना ऐसे ही भाव आएंगे कि वो भी किसी का सहयोग नहीं करना चाहेगा, वो किसी की भी मदद नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर उसके परिवारजन के अलावा जो उसके समुदाय, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो प्रेम भाव से रहते हैं, शांतिपूर्व रहते हैं, एक दूसरे की प्रगति को देखकर जलते नहीं है, प्रगतिशील रहते हैं, ठीक है, तो वो भी ना सहयोग की भावना सीखेगा, प्रेम की भावना सीखेगा। तो ये सब उसके समाजीकरण में सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, हमारा फिफ्थ पॉइंट है बालक के समाजीकरण में मीडिया की भूमिका। अब हम देखते हैं कि जो मीडिया होती है, ठीक है, उसकी भूमिका क्या होती है। बालक के समाजीकरण में मीडिया एवं मीडिया के तीनों प्रकार, जैसे प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या हो गया? अखबार हो गए, मैगजीन हो गए, ठीक है। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, ठीक है, जो फ़ोन पे एड्स आती हैं वो हो गया। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यानी ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हो गए, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया ऑल्सो, और इंस्टाग्राम हो गया, ये सब हमारे सोशल मीडिया के उदाहरण हैं। ठीक है, बालक के समाजीकरण में मीडिया व मीडिया के तीनों प्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया के तीनों प्रकारों पर यह महत्वपूर्ण होता है कि उन तीनों प्रकारों के साधनों पर किस प्रकार के समाचार, विज्ञापन, जानकारी प्रस्तुत करी जा रही है। अगर वह बालक के देखने व उसको आत्मसात करने के लिए आवश्यक व सही है, तो बालक लोगों व अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार व ईमानदार बनेगा, नहीं तो वह एक अपराधी भी बन सकता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ये जो तीनों मीडिया के प्रकार हैं, अगर इन पे एडवर्टाइजमेंट अच्छी आ रही है, देशभक्ति के लिए आ रही है, ठीक है, ऐसी आ रही है जिसमें शांति और प्रेम भाव दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो बालक ना उसको सीख कर ना अपने अंदर प्रेम की भावना विकसित करेगा। लेकिन अगर वहीं इन सब तीनों जो मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इन पर लड़ाई दंगे, गाली गलौज या फिर धूम्रपान की ऐड, ये सब हो रही हैं, तो बालक इनको भी सीख सकता है। तो ये बालक के तो ये जो तीनों भी मीडिया के साधन है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बालक के समाजीकरण में। अब एक समाजीकरण की परिभाषा छूट गई थी, उसको हम देख लेते हैं। समाजीकरण, ठीक है, तो एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। अब हम देखते हैं कि उनके अनुसार समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें व्यक्ति अपने संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशलों को विकसित करता है और समाज में अपनी भूमिका को समझता है। ठीक है, संज्ञानात्मक मतलब जो दिमाग का विकास होता है उसको संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं। और सामाजिक कौशल, अब सामाजिक कौशल में ये हो गया कि समाज में कैसे रहना होता है, कैसे एक दूसरे के साथ बात करनी होती है, समाज के जो नियम होते हैं उनको अपनाना। तो जीन पे आ जाएगा, यही कहना है कि जब व्यक्ति संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशलों को विकसित करने लगता है तो वही समाजीकरण है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड यूनिट है उसमें सेकंड चैप्टर हमारा संस्कृति और शिक्षा। तो हम देखते हैं कि संस्कृति क्या होती है। ठीक है, संस्कृति का अर्थ, संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के सम उपसर्ग पूर्वक कृत धातु के मेल से बना है, जिसका अर्थ है किसी समाज और देश की परंपरा, विश्वास, मान्यता, खान पान,
वेशभूषा इत्यादि जो समाज द्वारा लंबे समय से उपयोग या प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, समाज द्वारा निर्मित नियमों, उपनियमों, दायित्वों, कर्तव्यों, मूल्यों, परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों का समुच्चय ही संस्कृति के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब इसमें संस्कृति तो आपको पहले से पता होगा। इसमें देखिए ये है, कोई भी एक देश होता है, जैसे हमारा भारत है, ठीक है, भारत में जो भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, ठीक है, जो भी नियम कायदे कानून है, जो भी एक धर्म की विशेष की वेशभूषा या खान पान है, वही क्या होती है, वही संस्कृति ही होती है। ठीक है, अब हम संस्कृति की परिभाषा देख लेते हैं। तो टाइलर नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला है कि संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है, ठीक है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, रीति रिवाज, विधि और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यता और आदतें शामिल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें विश्वास है। ठीक है, लोगों की अलग अलग कलाएं, लोक कलाएं हैं, ठीक है, और शास्त्रीय कलाएं हैं, उनके कुछ रीति रिवाज भी हैं। जैसे हिंदू धर्म में कुछ रीति रिवाज हैं। विधि मतलब कार्य करने का एक तरीका, विधि कहलाती है। और समाज के सदस्य जो उन्होंने पहले से अपनाया जा रहा है, जो उन्होंने अर्जित कर रखा है, वही संस्कृति कहलाती है। अब हम देखते हैं जो संस्कृति होती है उसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है। ठीक है, संस्कृति गतिशील है। संस्कृति का एक अर्थ हुआ वह रीति रिवाज जिनको हम काफी समय से मानते हुए करते आए हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हिंदू धर्म है, उसमें हिंदू धर्म में कुर्ते और धोती का रीति रिवाज है, मतलब परंपरा है। ठीक है, लेकिन अब आज के युग में देखते हैं कि हिंदू धर्म के लोग भी जीन्स शर्ट का पहनावा कर रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति तो है नहीं, ये पश्चिमी संस्कृति, अमेरिका देश, ऐसे लोगों, ऐसे देशों की संस्कृति है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि संस्कृति गतिशील है, संस्कृति समय के साथ साथ बदली जा सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा मूल्य व नियम। ठीक है, सभी देशों व धर्मों की अपनी स्वयं की संस्कृति व मान्यता होती हैं, जिन मान्यताओं में अपने अपने मूल्य व नियम होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की संस्कृति क्या है कि जब विवाह होगा ना तो एक मंडप का होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है, जो अमेरिका के देश है, उसमें ऐसी संस्कृति नहीं है, मंडप की संस्कृति नहीं है। ठीक है, तो एक संस्कृति की विशेष अपने मूल्य और जो नियम होते हैं ना, वो होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है संस्कृति हस्तांतरित हो सकती है। संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया या रीति रिवाज मूल्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं। अब जो पुराने समय के लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी जो मान्यताएं थी, आज कहीं ना कहीं वो भी मानी जाती है। ठीक है, आज जैसे पहले के समय में था कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आगे नहीं जाया जाता, तो आज भी वो कहीं ना कहीं, आज भी लोग उस चीज़ को मानते ही है। तो एक तरह से वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मान्यता जो थी वो चली आ रही है। तो ये भी हमारी संस्कृति जो है वो हस्तांतरित होती रहती है, एक पीढ़ी से आगे पीढ़ी तक बढ़ती जाती है। प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। भारत में कई धर्म व समाज रहते हैं, जिनके कारण भारत में विविधता भी है। इसी विविधता में प्रत्येक समाज व धर्मों की अलग अलग मान्यता व रीति रिवाज हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा होती है उसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम धर्म होता है उसमें नमाज या फिर जो प्रार्थना होती है उसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो जो अलग अलग समाज की जो अलग अलग विविधता होती है धर्मों में या फिर समाज में, वो भी संस्कृति में गिनी जाती है। ठीक है, संस्कृति में भाषा व संचार, यह भी देखने को मिलता है कि विभिन्न संस्कृतियों में कुछ भाषाओं को और संचार को प्राथमिकता भी दी जाती है। जैसे हिंदू धर्म में शुद्ध हिंदी व मुस्लिम धर्म में उनकी भाषा में उर्दू के शब्दों का होना। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो संस्कृति होती है उसकी अलग अपनी एक भाषा भी हो सकती है, और संचार मतलब बात करने का कौशल भी हो सकता है। जैसे हमारा हिंदू धर्म है, उसमें ज़्यादातर जो शुद्ध हिंदी के शब्द होते हैं उनका प्रयोग करा जाता है। तो ये हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति हो गई। लेकिन जो मुस्लिम धर्म है, उनके धर्मों में उनकी जो भाषा होती है उसमें ज़्यादातर उर्दू के शब्दों का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि संस्कृति की एक भाषा भी हो सकती है और संचार करने का कौशल भी हो सकता है। सेकंड हमारा पॉइंट है कि संस्कृति के प्रकार।
अब हम देखते हैं कि संस्कृति के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो प्रकार है वह भौतिक संस्कृति, और दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है अभौतिक संस्कृति। तो पहले हम देखते हैं कि भौतिक शब्द क्या है। भौतिक का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, वो हमारा भौतिक होता है, या जो हमारे आसपास मौजूद है कठोर अवस्था में। ठीक है, अभौतिक का मतलब होता है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, छू नहीं सकते, वो अभौतिक रूप में होता है। अब देखते हैं कि भौतिक संस्कृति क्या है। इनका प्रयोग समाज अपने दैनिक व्यवहार में करता है, जैसे खान पान, वेशभूषा, रहने के मकान आदि। ठीक है, अब देखते हैं कि अभौतिक संस्कृति क्या है। अभौतिक, इसके अंतर्गत किसी समाज विशेष की वह आदर्श, मान्यता और मूल्य होते हैं। ठीक है, जिनको व्यक्ति अपनाता है। अब जैसे एक भावना है, अगर हमारे संस्कृति में एक सहयोग की भावना है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमारे पूर्वज भी एक दूसरे का सहयोग करते थे, हम भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सहयोग करेगी। तो ये एक मान्यता है, ये सहयोग तो कोई कठोर वस्तु है नहीं जिसको हम छू सकें। ठीक है, तो ये अभौतिक संस्कृति में आएगी, जो व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करते हैं। अब हमारा जो सहयोग की जो भावना है, ये व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करेंगे। मतलब व्यक्ति में ना कोई क्रोध भावना या फिर प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होगी। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे भाषा को हम छू नहीं सकते। ठीक है, उसको हम सुन सकते हैं। साहित्य हो गई, कला हो गए, धर्म, रीति रिवाज, इन सबको हम छू नहीं सकते, तो यह भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है जो संस्कृति हमारी जो है उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आज के युग में ना पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, और हमारे पूर्वजों को पता था कि जो आगे चल के भविष्य में पर्यावरण को काफ़ी ना नुकसान पहुंचेगा, तो उन्होंने अपनी संस्कृति में एक मान्यता ये रख ली कि हम ना पर्यावरण का सहयोग करेंगे। ठीक है, तो अब जो पहले की मान्यता थी, जैसे कि पर्यावरण का देखभाल करना, अब उसके बारे में शिक्षा क्या भूमिका निभाती है। अब हमारे लोगों को तो पता है कि हमें पर्यावरण का सहयोग करना है, और हमारी शिक्षा के नीति को भी पता है कि पर्यावरण का सहयोग करना है। तो इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे समाज में ना जो हमारी संस्कृति है, उसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना ना एक अपराध माना जाता है। ठीक है, तो अब जब हमारी संस्कृति में उसको अपराध माना जाता है, तो शिक्षा में ये बताया जाएगा ना कि जो पर्यावरण है उसकी हम रक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसका सहयोग कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि जो हमारी संस्कृति है ना उसका शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। हमारी संस्कृति में ये था कि हमें पर्यावरण का नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन वही संस्कृति हमारी शिक्षा में भी दिख रही है। हमें शिक्षा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि संस्कृति का हमें सहयोग कैसे करना है, उसको बढ़ावा कैसे देना है। मतलब पर्यावरण को बढ़ावा कैसे देना है। ठीक है, अब हमारा सेकंड जो पॉइंट है उसमें है कि जो हमारी जो संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है वो कैसे कैसे पड़ सकता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम पर संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारी संस्कृति में है कि पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो हम बच्चों को जो हम पाठ्यक्रम बनाएंगे ना, उसमें ये उद्देश्य रखे जाएंगे कि जिससे बच्चा ये सीख सके कि संस्कृति को या फिर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें उसकी सहायता कैसे करनी है। तो पाठ्यक्रम पर संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संस्कृति के जो उद्देश्य हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में आ रहे हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बातें हमारे पाठ्यक्रम में आ रही हैं, तो उसका प्रभाव पड़ा। सेकंड पॉइंट है शिक्षण विधियों का या फिर शिक्षण विधियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। संस्कृति का शिक्षण विधियों पर प्रभाव कैसे पड़ सकता है। अब जैसे अब पहले की जो शिक्षण विधि थी उसमें क्या होता था, जो गुरु होते थे वो बालक को बोल बोल कर ही पढ़ाते थे। ठीक है, अब लेकिन जो शिक्षण विधि है उसमें प्रभाव क्या पड़ सकता है कि हम लोगों जो हम बालक जो हमारे स्टूडेंट होंगे ना, हम उनको ना प्रकृति के करीब लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जो भ्रमण विधि के अंतर्गत आएगी। भ्रमण का मतलब होता है कि कहीं किसी विशेष स्थान पर जाकर उसके बारे में सीखना। तो हम भ्रमण विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो संस्कृति के प्रभाव से ना जो हमारी शिक्षण विधि है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा, बदलाव आएगा। तीसरा पॉइंट है पाठ्य पुस्तक जो होती है हमारी, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब हमें बालकों को ये सिखाना है कि पर्यावरण को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक होंगी, उनका जो उनकी जो रचना होगी, जैसे जो उनके कवर होंगे उस पे फूल पत्ती, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब होंगे। जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो चैप्टर हैं उनके अंदर पर्यावरण का सहयोग होगा, पर्यावरण को कैसे बढ़ावा दिया जा सका, ये सब होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ेगा। पहले हमारा जो उद्देश्य होते थे
वो कुछ और होते थे, लेकिन जो हमने अपनी संस्कृति को जाना उसमें ये था कि जो पर्यावरण है उसको बचाना है। तो हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि पर्यावरण की सहायता करनी है। ठीक है? तो जो पहले उद्देश्य थे और जो संस्कृति को पढ़ने के बाद जो उद्देश्य होंगे उनमें भी बदलाव होगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा, विद्यालय पर संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। जब टीचर बालक को ये पढ़ाएगा कि हमें अपनी संस्कृति का सहयोग करना है, संस्कृति को बढ़ावा देना है, या पर्यावरण का सहयोग करना है, पर्यावरण को बढ़ावा देना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, तो जो विद्यालय होगा ना, वो भी पहले ये चाहेगा कि हम इस चीज़ को खुद अपनाएं, तब हम बालक को सिखाएं। तो बालक में क्या वो विद्यालय में क्या हो सकता है, जो विद्यालय का जो वातावरण होगा या फिर जो आसपास की खाली जगह होंगी, उसमें पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ना, संस्कृति को सिखाने के लिए बालकों से पेड़ पौधे लगवाए जाएंगे, बालकों से पेड़ पौधों में पानी दिया जाएगा, ये सब किया जा सकता है। ठीक है? तो इससे हमें पता चलता है कि जो संस्कृति है उसका शिक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव। ठीक है? तो हमें ये पता चल गया कि जो संस्कृति होती है वो शिक्षा पर प्रभाव डाल सकती है। ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव, मतलब कि जो शिक्षा होती है वो संस्कृति पर कैसा प्रभाव डाल सकती है। ठीक है? तो आज की शिक्षा किसी संपूर्ण समाज की संस्कृति बदलने का दम रखती है। ठीक है? अगर शिक्षा के अंदर संस्कृति को पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो बच्चे तो अपनी संस्कृति को भूल ही जाएंगे। तो इसलिए जो शिक्षा होती है वो संस्कृति के प्रभाव पर एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। उसमें नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अगर हम अपनी शिक्षा का उद्देश्य में सहयोग, नियम, कायदे, कानून या संस्कृति के बारे में नहीं बताएंगे या नहीं सिखाएंगे तो संस्कृति का ना तो विकास हो पाएगा, ठीक है, ना ही प्रचार हो पाएगा और ना ही हस्तांतरण हो पाएगा। तो शिक्षा संस्कृति को बचाती भी है, उसको प्रोत्साहन भी देती है और लोगों तक उसका प्रचार भी करती है। कौन? शिक्षा। इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है। ठीक है? अगर शिक्षा के अंतर्गत संस्कृति को नहीं पढ़ाया जाएगा तो बालक तो अपनी संस्कृति भूल ही जाएंगे। उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनकी रीति रिवाज, उनके खान पान, उनके धर्म क्या है, या फिर उनके धर्म की मान्यता क्या है। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है संस्कृति के संरक्षण में। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा संस्कृति का विकास करती है। अब शिक्षा संस्कृति का कैसे विकास करती है? जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है ना, तो वो आगे चल के ना संस्कृति के शिक्षा के माध्यम से सीखता जाता है। वो अपनी पुरानी प्रथाएं, ठीक है, पुराने पुराने रीति रिवाज, उन सबको सीखता है, तो और उनको ज़रूरतों के साथ बदलता भी रहता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के तो बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो संस्कृति होती है उसका विकास करना शिक्षा के हाथ में होता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर में वो ये है कि संस्कृति के हस्तांतरण में शिक्षा की भूमिका होती है। शिक्षा संस्कृति का हस्तांतरण भी करती है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा थी उसमें पहले भी जो हमारे पिता थे उनके समय भी संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता था, और जो अब हम हैं हमें भी संस्कृति के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? तो इससे हमें ये पता चलता है कि पहले भी संस्कृति के बारे में बताया जा रहा था और अब भी संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है, और कुछ जो उसमें बदलाव हुए हैं संस्कृति में वो भी बताया जा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो संस्कृति होती है शिक्षा उसका हस्तांतरण करती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। ठीक है? अब जो हमारी यूनिट 2 है उसमें जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है संवैधानिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता व मानवाधिकार। ठीक है? तो इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो ये है शिक्षा और संविधान। अब हम देखते हैं कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा से तात्पर्य औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से मिलने वाले सभी अनुभव हैं जो कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार से उनके पूरे जीवन काल में प्रभावित करते हैं। ठीक है? यानी कि जो हमारे अनुभव होते हैं जो हमें एक तो औपचारिक रूप से मतलब किसी चीज़ को करके, ठीक है, वो प्राप्त हो रहे हैं, या फिर अनौपचारिक रूप से मतलब किसी चीज़ को देखकर वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो उन चीज़ों से, इन दोनों चीज़ों से जो भी हमें अनुभव मिलते हैं वो हमारी शिक्षा कहलाती है। ठीक है? व्यक्ति को किसी प्रकार से उसके पूरे जीवन काल में प्रभावित करते हैं, मतलब जो हमारे ये दोनों प्रकार से मिलने वाले अनुभव होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ये हमारे पूरे जीवन काल को प्रभावित करते हैं। मतलब शिक्षा जो होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही जाती है। सेकंड पॉइंट है हमारा संविधान। संविधान हमें सामाजिक, कानूनिक अधिकारों व मूल्यों के बारे में गहराई से बताता है।
संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार की प्राप्ति एवं उनके अनुरक्षण हेतु निर्देश करता है। मतलब संविधान का मतलब ये है कि संविधान हमें जीने में सहायता करता है। हमें समाज में जितने भी हमारे अधिकार होते हैं, उनका संरक्षण संविधान करता है, ठीक है? जो अधिकार हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ये हमारा संविधान होता है और ये संविधान का कार्य भी होता है। शिक्षा संविधान का मुख्य पक्ष होता है, जो देश में लोग व शिक्षा के विकास हेतु आधार प्रदान करता है, ठीक है? मतलब जो अगर हम संविधान के बारे में आज के समय में ज़्यादातर पढ़ते हैं, वो शिक्षा में ही पढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा में ही पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसके कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा है, वो संविधान का प्रमुख पक्ष होता है, मतलब संविधान को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है? और संविधान देश में लोग व शिक्षा के विकास हेतु आधार प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा के अधिकार पर संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा के अधिकार पर संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, मतलब जो संविधान है वो शिक्षा को, या फिर जो शिक्षा है वो संविधान को कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे पहला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 29(2). देखो, किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, लिंग व नस्ल के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ठीक है? यानी जो संविधान है उसने शिक्षा को सब तक पहुंचाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए हैं, ठीक है? जिसमें सबसे पहला नियम यही है कि किसी भी शिक्षा संस्था में, जैसे स्कूल या विश्वविद्यालय हो गए, हमारी यूनिवर्सिटी हो गई, उसमें किसी भी बच्चे को ना उसके धर्म या जाति या लिंग या नस्ल के आधार पर ना परिवेश से नहीं रोका जाएगा, कि हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप तो इस धर्म के हो या फिर आप इस जाति के हो, तो आपको हमारे स्कूल या विद्यालय में या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 21, राज्य को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान निर्धारित करना है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया। अब जो हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद 21 है, उसमें ये बोला गया है कि जितने भी पूरे भारत में या फिर किसी एक विशेष राज्य में 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक या फिर बालिकाएं हैं, उन सबको निःशुल्क मतलब फ्री और कंपलसरी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है 350(a), जिसमें बोला गया है कि अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वो भाषा होती है जो बालक की सबसे पहली भाषा होती है, जो बालक जिसमें वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करता है, वो उसकी मातृभाषा होती है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो बालक है उसको सबसे पहले शिक्षा जो दी जानी चाहिए ना, वो उसकी मातृभाषा या फिर घर की भाषा में दी जानी चाहिए, ताकि उसके ऊपर ना पढ़ाई का शुरू से ही बर्डन ना आए, उसको चीज़ें समझ में आए। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 28, जिसमें बोला गया है कि किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब किसी भी शिक्षा संस्थान या फिर यानी जो हमारे स्कूल हो गए, जो हमारी यूनिवर्सिटी हो गई, जो हमारे विश्वविद्यालय हो गए, उसमें किसी भी एक विशेष धर्म हो गया ना, उसके हिसाब से या फिर उसके लिए शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर हम किसी विद्यालय में जाके देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, वहाँ पे टीचर धर्म के बारे में एक विशेष अलग ज्ञान दे रहे हैं, तो वो गलत होगा, वो कानूनी जुर्म होगा। और जो हमारा ये जो 5th अनुच्छेद है, इसमें ये बोला गया है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में बच्चों को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब अगर किसी स्कूल में किसी विशेष धर्म से लेकर कोई प्रोग्राम या फिर कुछ फंक्शन हो रहा है, तो उसमें कोई ये संस्था ये नहीं कह सकती, किसी बालक पे फोर्स नहीं कर सकती कि आपको इसके अंदर उपस्थित होना ही पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता एवं मानवाधिकार। हमको ना इन सब के बारे में एक बेसिक पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है? तो जो समानता होती है वो क्या होती है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर और स्थितियां प्राप्त होती है, और यह सुनिश्चित करती हैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना ना करना पड़े, ठीक है?
व्यक्तिगत विभिन्नता व कौशल, सामाजिक समानता, कानूनी व न्याय समानता, आर्थिक समानता आदि। मतलब इसके अंदर ये कहना गया है कि जो हमारा समाज है उसके अंदर कोई भी किसी भी धर्म जाति विशेष या फिर किसी भी लिंग, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उन सभी को ना समान अधिकार प्राप्त है। अगर एक व्यक्ति किसी स्कूल में जाकर पढ़ सकता है, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, तो एक लड़की भी जाकर उसी स्कूल में पढ़ सकती है। उसको ये कहकर स्कूल में दाखिला देने से मना नहीं किया जा सकता कि आप तो लड़की हो, आप यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे तो सिर्फ लड़के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ में समानता देना समानता का एक अधिकार भी होता है। ठीक है, अब समानता के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता व कौशल। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, उसने बीए कर रखी है। ठीक है, वो जॉब करता है, उसको 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है। लेकिन वहीं एक दूसरी ओर है, जो एक व्यक्ति है जो 4th क्लास तक ही पढ़ा हुआ है, वो भी जॉब करता है, तो उसको भी 15,000 की सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो दोनों में ना कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसीलिए जो समानता होती है ना, वो व्यक्तिगत कौशल पर ज़्यादा काम नहीं कर पाती। अगर हम दोनों को ही 15,000 देंगे, तो फिर जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसकी वैल्यू या फिर उसके मन में कोई मनमुटाव हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति के जो कौशल होते हैं ना, उनके आधार पर लोगों को वेतन दिया जाता है। इसमें समानता नहीं देखी जाती। ठीक है, सामाजिक समानता, समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो सब समान है। ठीक है, और कानूनी समानता, कानूनी समानता का मतलब ये है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो या फिर कोई राजनेता ही क्यों ना हो, कानून के सामने सब समान है। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो उनको वही सज़ा मिलेगी जो एक आम नागरिक को या फिर एक अपराधी को मिलती है। ठीक है? न्याय समानता, सबको एक मानकर ही न्याय करा जाएगा, कोई भी कानून के आगे बड़ा या छोटा नहीं होता। ठीक है? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है न्याय। न्याय एक प्रकार की ऐसी प्रणाली है जो समाज में व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है। ठीक है? और उन्हें समान अवसर और अधिकार प्रदान करता है। सामाजिक न्याय, ये सब न्याय के जो प्रकार हैं। अब देखो न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय ना एक ऐसी प्रणाली होती है जो समाज में ना शांति को बनाए रखती है एक तरह से। क्यों? क्योंकि अगर लोग अपराध कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जिनके जो पीड़ित होते हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो जो अपराधी होते हैं उनको और ना प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए समाज में ना न्याय का होना, कानून का होना ज़रूरी होता है। अगर समाज में न्याय और कानून है तो लोगों के बीच शांति फैलेगी। ठीक है? लोग अपराध करने से डरेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने अपराध करा तो हमें कानूनी सज़ा मिल सकती है। और न्याय देते समय सभी समान होते हैं। आपने देखा होगा कि जो न्याय की मूर्ति होती है उनकी आँखों पे पट्टी बंधी होती है। तो वो यही संदेश होता है कि जो कानून है उसके सामने ना सब न्याय, सब समान है। किसी को भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है? हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की आज़ादी होती है। ठीक है? बिना किसी बाहरी दबाव या प्रतिबंध के। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? अगर आप कुछ कार्य कर रहे हो, ठीक है? आपको कोई आके रोक देता है, ठीक है? या आपको उस कार्य को करने नहीं देता, तो वो क्या कर रहा है? वो आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है। ठीक है? अब आप जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपने मत रख रहे हो, लेकिन कोई आके आपको टोक देता है या फिर आपको रोक देता है, तो वो क्या होता है? वो आपकी अभिव्यक्ति मतलब आपकी बोलने की स्वतंत्रता छीन रहा है। ठीक है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, यह ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है या फिर कर सकता है। अब स्वतंत्रता में धार्मिक स्वतंत्रता आती है, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी विशेष धर्म को अपना सकता है। अब एक मानसिक स्वतंत्रता होती है और एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या होता है कि व्यक्ति कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी ओढ़ सकता है। ये सब उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, वो कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है? फोर्थ पॉइंट है हमारा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म से निरपेक्ष रहना, मतलब धर्म से अलग रहना। इसको ना एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। आजकल जो मतलब देखा जा रहा है, वो ये देखा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो धर्म का सहारा ज़्यादा लेती हैं, ठीक है? अपना प्रचार करने के लिए। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी विशेष धर्म का सहायता नहीं लेती, तो वो पॉलिटिकल पार्टी ना धर्म से निरपेक्ष है, मतलब वो धर्म से अलग है। ठीक है? इसमें देखिए एक पॉइंट ये है, धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म से निरपेक्ष रहना, यानी धर्म
के मामले में कोई हस्तक्षेप ना करना धर्म निरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, व्यक्ति या समुदाय की जो आस्था या धर्म हो उसे बिना बाध्य के उसके अनुसार आचरण करने की छूट प्रदान करना ही धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है उसके बारे में कुछ पॉइंट है। उसमें पहला पॉइंट ये है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमारा भारत है उसमें ये तो कहा नहीं गया है कि जो धर्म जो हिंदू धर्म है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है या फिर हिंदू धर्म है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लोगों की अलग अलग मान्यता है, वो बात अलग है, लेकिन सरकार द्वारा तो ये नहीं कहा गया ना कि जो हिंदू धर्म है बस लोग उसे ही अपनाएंगे या फिर मानेंगे। हमारे भारत में तो हर धर्म के लोग रहते हैं और वो हर धर्म को मानते हैं। ठीक है, तो भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। संविधान के अनुसार भारत राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हम ये देखने को भी मिलता है कि चाहे धार्मिक या फिर मतलब कानूनी न्याय हो या फिर कानूनी कोई भी कार्रवाई हो उसमें धर्म के हिसाब से किसी को सजा नहीं दी जाती। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे। ठीक है, मतलब संविधान में भी इसका एक अनुच्छेद है, एक नियम है कि जो धर्म के आधार पर है लोगों का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के सामने सभी लोग समान है। ठीक है, दृष्टि से समान होंगे और धर्म जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मानवाधिकार। मानवाधिकार का मतलब होता है कि मानव के जो भी अधिकार होते हैं उनको पाना मानवाधिकार कहलाता है, या फिर मानव के जो भी अधिकार होते हैं उनको ही मानव अधिकार कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और समानता का अधिकार है। ठीक है, और वही मानवाधिकार है। मानवाधिकारों को ताकत देने व उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे जो हर दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम एक कोई भी समिति बना के छोड़ दे कि हाँ ये समिति मानवाधिकार के लिए कार्य करेगी और उससे मुंह मोड़ ले तो वो समिति ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। ठीक है, उसको समय समय पर सहयोग देना और उसमें बदलाव करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, जो मानवाधिकार को संरक्षण दे और उसकी सहायता करे। अब यही देखते हैं कि जो 10 दिसंबर था उसमें मानवाधिकार दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, मतलब लोगों को मानवाधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए 10 दिसंबर को हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे की स्थापना हुई थी। अब इसके कुछ बिंदु हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, आज़ादी और सुरक्षा का अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक आज के समय में हर एक व्यक्ति को अपनी आज़ादी अच्छी लगती है और हर एक व्यक्ति को उसकी आज़ादी दी भी जाती है। ठीक है, जैसे पुराने समय में जो दूसरा पॉइंट है जो गुलामी और दास से आज़ादी, मतलब जो पहले समय में जो गुलामी प्रथा थी, जो दास प्रथा थी, मतलब एक व्यक्ति को नौकर बना के रखना, वो अब आज के समय में नहीं है, उनको आज़ादी है। थर्ड पॉइंट है प्रताड़ना और क्रूरता से आज़ादी का अधिकार। आजकल देखिए जितने भी लोगों के साथ अपराध होते हैं या फिर जैसे हम एग्जांपल लें कि जो आजकल के कुछ जगहों पे देखा जाता है कि महिलाओं के साथ अपराध होते हैं। ठीक है, उनसे दहेज प्रथा ये सब मानी जाती है, तो उनको अब आज़ादी है कि वो इन सबको सहे ना। ठीक है, वो कानून में जाकर इन सब अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकती हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है जब तक अदालत एक दोषी को दोषी करार नहीं देगी तब तक वो निर्दोषी कहलाया जाएगा। एक व्यक्ति को अधिकार होता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी केस के अंदर उसका नाम आ गया लेकिन अभी उसके ऊपर ये पूरी तरह आरोप नहीं लगा, अभी कानून ने उसको सज़ा नहीं सुनाई, अभी जज ने उसको सज़ा नहीं सुनाई, लेकिन जो उसके आसपास के लोग होते हैं ना वो उसको इतना बदनाम कर देते हैं कि जैसे उसने वो अपराध करा ही है, भले ही उसका अभी तक उसमें नाम नहीं आया हो, उसको अभी सज़ा नहीं मिली हो, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं वो उसको ऐसे ब्लेम कर देते हैं कि जैसे वो गुनाह जो वो है वो उसने ही किया है। तो इसमें यही बोला गया है कि जब तक दोषी को दोषी करार नहीं दिया जाएगा तब तक वो निर्दोष ही कहलाया जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है विचारों की अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने का अधिकार। मतलब हर एक व्यक्ति को अपने थॉट्स जो उसके माइंड प्रोसेस होते हैं उसको बताने का कि वो क्या करना चाहता है या फिर वो क्या कर रहा है, उसको बताने का, या फिर उसको किसी विशेष वस्तु या फिर किसी विशेष चीज़ के लिए उसके मत क्या है, ये सब उसको बताने का हक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सरकार बनाने,
चुनने व सरकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार। अब एक व्यक्ति है, उस पे ना कोई भी दबाव नहीं डाल सकता कि तुम्हें अगर वोट देना तो इसी सरकार को देना पड़ेगा या फिर इसी पॉलिटिकल पार्टी को देना पड़ेगा, और आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दे सकते। ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वो किसी को भी वोट दे, और उसके पास ये भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो अपनी भी सरकार बना सकता है, कुछ नियमों का पालन करके वो भी सरकार बना सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है, सरकारी गतिविधियों में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसमें फोर्थ और लास्ट चैप्टर है, एक विकासशील एवं लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार। ठीक है, इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार। देखो, शिक्षा के उद्देश्यों यानी अगर हम किसी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण कर रहे हैं तो हम किसी एक विशेष विषय को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, जिससे उस विशेष विषय का विकास हो सके तथा उसकी जानकारी हस्तांतरित भी हो। तो वो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा शिक्षा का जो अभी उद्देश्य है ना, हम चाहते हैं कि जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है वो ये है कि पर्यावरण के बारे में ना लोगों को पता चले या फिर बालकों को पता चले। तो जो हम उद्देश्य बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे नीतियाँ या फिर ऐसे पाठ्यक्रम सिलेबस का निर्माण करेंगे कि जिससे जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण को संरक्षित करना, उसका विकास हो। ठीक है, तो हम पर्यावरण के विकास के लिए नीतियाँ बनाएंगे। ठीक है, और पाठ्यक्रम बनाएंगे, सिलेबस बनाएंगे। अब हम उस सिलेबस में ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे कि जो हमारा भी जो करंट शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण का संरक्षण करना, हम उस पाठ्यक्रम में ये सब ऐड करेंगे कि कैसे बालक अपने पर्यावरण के बारे में सीख सकता है और उसको कैसे संरक्षित कर सकता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दर्शन का अर्थ। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या बुद्धिमत्ता। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दृश्य और मन। दृश्य का अर्थ है देखना या सोचना, और मन का अर्थ है मानसिक या बुद्धिमत्ता। इस प्रकार दर्शन का शाब्दिक अर्थ है सोचना या मानसिक ज्ञान, जो हमें ज्ञान प्राप्त करने और जीवन के अर्थ को समझने में मदद करता है। इसका ना सबसे एक सिंपल उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे अभी आपका कोई दोस्त है, उसका रिसेंट ना मतलब ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, अब आप जो हो वो किसी रिलेशनशिप में आने ही वाले हो। ठीक है, तो आप उस दोस्त को जाकर बोलते हो कि यार मेरे साथ ना मतलब मैं रिलेशनशिप में आने वाला हूँ। तो वो आपका जो दोस्त होता है ना जिसका ब्रेकअप हुआ है, वो बोलता है कि अरे यार क्या इन सब चीज़ों में फंस रहा है, बेकार है भाई, दिमाग घूमता रहता है, ओवर थिंकिंग होती रहती है, ये वो। ठीक है, खाना भी नहीं खा पाते चैन से, अलग टेंशन ही टेंशन है। ठीक है, अब जब वो इस टॉपिक के ऊपर 3-4 मिनट बोल लेता है ना, तो आप उसको बोलते हो कि यार चुप हो जा, ज़्यादा ना फिलॉसफी मत झाड़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो उसका एक मतलब जो ब्रेकअप था या फिर जो लव था, उसके ऊपर उसका कुछ ना कुछ ज्ञान रहा होगा, उसका पूर्व अनुभव रहा होगा, उसने ये सब चीज़ें फेस करी होंगी, तभी वो आपको बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु के ऊपर एक व्यक्ति के अनुभव जो होते हैं, जो भी उसने मतलब सहा होता है या फिर जो भी उसने महसूस करा होता है, वही दर्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि दार्शनिक अर्थ मतलब जो हमारा दर्शन होता है। ठीक है, अब जो हम शिक्षा का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो जो दार्शनिक आधार है मतलब दार्शनिक आधार के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं। शिक्षा का दार्शनिक आधार मतलब दार्शनिक आधार के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। दर्शन के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो व्यक्ति को ज्ञान, समझ और बुद्धिमत्ता प्रदान करे। यह एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थक बनाने और समाज में योगदान देने के लिए तैयार करे। ठीक है, तो शिक्षा का दार्शनिक अर्थ यही है कि इसमें ऐसे निर्माण या फिर उद्देश्य रखे जाएंगे कि जिसमें बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो, समझ प्राप्त हो, बुद्धिमत्ता आए। ठीक है, नैतिक विकास हो उसका।
ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए, उसका जीवन सार्थक बने। अब इसमें सेकंड पॉइंट है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। मतलब मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। मनोविज्ञान के बारे में हम समझते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान लैटिन भाषा के साइकी तथा लोगो से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का मतलब होता है आत्मा तथा लोगो का अर्थ होता है अध्ययन। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका एक दोस्त है, ठीक है, वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है कि अगर मेरे सामने शेर आ जाए मैं तो उससे फाइट कर लूँगा, ठीक है। लेकिन इन रियल लाइफ अगर उसके सामने शेर आ जाता है तो वो क्या करेगा, उसने जो बोला था कि मैं तो फाइट करूँगा, लेकिन वो उसका बिल्कुल उलट करता है, वो ना शेर से भागने की कोशिश करता है। तो ये क्या हुआ, जो उसका व्यवहार था, जो वो पहले बता रहा था और जो बाद में रियल सिचुएशन में कर रहा था, तो ये जो उसका व्यवहार था वो बिल्कुल ही अलग था। तो ये जो व्यवहार होता है ना, अलग अलग परिस्थितियों में व्यवहार, इनका ही अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, किसी के व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार यह है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को प्रभावित करती है, ठीक है। मतलब शिक्षा तो भाई देखो, व्यक्ति के जो एक बालक होता है उसके ऑलराउंड जो विकास होते हैं उसका तो विकास करती ही करती है और उसमें सहायता भी प्रदान करती है, ठीक है। और शिक्षा जो होती है वो मन और मस्तिष्क को काफ़ी प्रभावित करती है। मतलब जो अगर एक बालक शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका मानसिक विकास होना लाजमी ही है, ठीक है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के ज्ञान, समझ और व्यवहार को विकसित करने में मदद करती है। मतलब अगर एक बालक को शिक्षा आप दे रहे हो कोई भी टॉपिक हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसमें ज्ञान तो आएगा ही आएगा, उसमें समझ भी आएगी और उसके व्यवहार में परिवर्तन भी होगा, ठीक है। शिक्षा का सामाजिक अर्थ। अब इसके कहने का मतलब ये है कि समाज के अनुसार या फिर समाज के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमने पढ़ा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तथा उसके विकास में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है माना जाता है। व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है, ठीक है। व्यक्ति के बिना समाज नहीं हो सकता। समाज की मान्यताओं एवं मूल्यों के अनुरूप व्यवहार परिवर्तन करना ही समाज में समानियोजित या फिर समाजीकरण कहलाता है। मनुष्य चाहकर भी स्वयं को समाज से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी समाज से ही होती है। शिक्षा के उद्देश्यों, जो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का आधार है, उसका मतलब ये है कि शिक्षा के उद्देश्यों समाज की ज़रूरतों और उपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। यह उद्देश्य समाज में व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने और समाज के विकास में योगदान देने के लिए तैयार करती है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अगर समाज के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करा जाए ना, तो समाज ये चाहेगा कि नागरिक में ना जिम्मेदारी, ठीक है, ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति एकता, समाज के प्रति एकता, ऐसे ऐसे भावनाएं विकसित की जाएं, ठीक है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, शिक्षा का आर्थिक आधार। मतलब आर्थिक के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अर्थशास्त्री शिक्षा को आर्थिक निवेश के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। उनके अनुसार शिक्षा एक आर्थिक निवेश है जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन एवं संगठन के कौशलों का विकास किया जा सकता है और इस प्रकार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। मतलब जो आर्थिक जितने भी अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स जितने भी लोग हैं, वो ये मानते हैं कि शिक्षा एक आगे चल के ना पूंजीगत की व्यवस्था होती है। यानी बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिसमें ना किसी चीज़ के उत्पादन या फिर किसी ना किसी चीज़ को बनाने का कौशल या फिर उसको ज्ञान दिया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे राष्ट्र को आर्थिक सहायता मिले और आर्थिक विकास हो सके। शिक्षा का आर्थिक आधार यह है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और समाज में आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए तैयार करती है। मतलब कहने का मतलब यही है कि शिक्षा में ऐसे बिंदु होने चाहिए, ऐसे उद्देश्य होने चाहिए आर्थिक आधार के अनुसार कि जिससे ना व्यक्ति में उत्पादन क्षमता बढ़े, वो किसी ना किसी चीज़ का या फिर किसी ना किसी चीज़ रोजगार में ना उसका योगदान बढ़े, वो देश में ना राष्ट्रीय या फिर आर्थिक सहायता प्रदान करने लायक बन सके। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का राजनीतिक आधार, ठीक है। मतलब राजनीतिक आधार के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। भारत में प्राचीन काल में शिक्षा को राजा महाराजाओं द्वारा मान सम्मान एवं सुरक्षा प्राप्त थी, ठीक है। राजाओं, गुरुओं
का सम्मान व आदर सत्कार करते थे। जितने भी पहले राजा होते थे वो शिक्षा को एक काफ़ी महत्वपूर्ण मानते थे, और जितने भी राजा होते थे वो शिक्षा का आदर करते थे, और जो गुरु होते थे उनका भी आदर करते थे। परंतु शिक्षा के कार्यों में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन वो शिक्षा में ना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, वो शिक्षा को बस ग्रहण करने तक ही सीमित रखते थे। लेकिन वहीं मुसलमान काल में बादशाहों ने शिक्षा को धर्म प्रचार एवं प्रसार का साधन बनाया। मतलब जब राजा महाराजाओं का जो शासन था, जब वो समाप्त हुआ और जब हमारे भारत में मुसलमान काल या फिर जितने भी बादशाह लोग थे, जब उन्होंने प्रवेश लिया तो उन्होंने शिक्षा को ना प्रसार के रूप में देखा। मतलब उन्होंने शिक्षा के अंदर अपने धर्म से जुड़ी जितनी भी मान्यता प्रथा थी उनको डाला, ताकि उनके धर्म का प्रचार हो सके। शिक्षकों को धर्म प्रसारित करने का कार्य सौंपा। अब शिक्षक का पहला कार्य होता था कि वो बालकों को बस शिक्षा प्रदान करे, लेकिन अब जो शिक्षक का कार्य है ना, वो शिक्षा के साथ साथ ना जितने भी बादशाह लोग के धर्म थे, जितने भी मुस्लिम धर्म के, उनके बारे में भी बताना ज़रूरी था। ठीक है, इस दृष्टि से राजनीतिक और शिक्षा के संबंध घनिष्ठ होने लगे। तब से लेकर आज तक ये संबंध घनिष्ठ होते ही चले जा रहे हैं। मतलब तब से लेकर अब तक शिक्षा और धर्म अलग नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा में धर्म है और धर्म में ही शिक्षा है। अब जो शिक्षा का राजनीतिक आधार है उसको देख लेते हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को राजनीतिक रूप से जागृत और सक्रिय बनाने में मदद करती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को राजनीतिक मूल्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं को समझने और उनमें भाग लेने के लिए तैयार करती है। मतलब जो राजनीतिक आधार है उसके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जितने भी राजनीतिक या फिर सामाजिक मूल्य हैं, नीतियाँ हैं, उनके बारे में पढ़े बालक और उसमें प्रवेश ले, उसमें सहायता दे। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड यूनिट है यहाँ पर ये ख़त्म होती है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर इसमें मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो वो भी आप बताइएगा, और इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो भी आप मुझे बताइएगा, और अपना सबसे ज़रूरी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।